Good morning, students. Today we will discuss first topic of first unit in green chemistry. At first, we are looking at the definition of green chemistry. Definition from the Environmental Protection Agency. Green chemistry is the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the generation of hazard substance. स्टूडेंट्स, ग्रीन केमिस्ट्री में हम वो केमिस्ट्री लेके आते हैं, वो मॉडिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड करते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के लिए हैजार्ड प्रोड्यूस नहीं करे, टॉक्सिसिटी नहीं हो, उसकी जो भी लैब में रिएक्शंस हो रही हैं, लैब में प्रोसेसेस हो रहा है, वो सब का सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करे, ऐसी केमिस्ट्री या फिर मॉडिफिकेशन इन केमिस्ट्री, वो प्रोसीजर जो केमिस्ट्री में मॉडिफाइड हो, वो सब हम ग्रीन केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं. ग्रीन केमिस्ट्री इज द आइडिया ऑफ मेकिंग केमिस्ट्री मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज मोर सस्टेनेबल. हाँ जी स्टूडेंट्स, 1900s में जब केमिस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ था, केमिस्ट्री की लैब्स में काफी रिएक्शंस, पावर पॉइंट्स का करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स, इन सब पे काफी ज्यादा रिसर्च हो रही थी. दैट टाइम केमिस्ट्री ग्रो कर रही थी. मिड 19s की में इनके केमिकल पॉल्यूशन से रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगे. उस नेगेटिव इफेक्ट्स को, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करने वाली केमिकल रिएक्शंस को या फिर केमिकल प्रोसेसेस को देखते हुए ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 में अपना पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट स्टेबलाइज्ड किया. उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना एक गोल था. पॉल एनास्टस के थ्रू 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री दिए गए. ये 12 प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अगर केमिस्ट्री पर अप्लाई करें तो हमारी केमिस्ट्री एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन जाती है. और पॉल एनास्टस जो कि फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहलाते हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी केमिस्ट्री सस्टेनेबल होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी. Let's start principles of green chemistry. First principle is prevent waste. It is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed. Design reactions that leave less waste or none at all. Example, अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई प्रोसेस करवा रहे हैं लैब में और उससे हमारा यील्ड जो कि हाइयर आ रहा है, प्रोडक्शन हाई हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम फेवर करते हैं ग्रीन के लिए. ग्रीन केमिस्ट्री यानी एनवायरमेंटल फेवर बोलते हैं. लेस वेस्ट मीन्स बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कम से कम हो. अगर बाय प्रोडक्ट बन भी रहा है तो वो रीयूज होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, प्रिवेंट वेस्ट. Second rule is maximize atom economy. One of the key principle of green chemistry is that processes should be designed so that the maximum amount of all the raw materials end up in the product and a minimum amount of waste is produced. Means that how many atoms of reactant end up in byproduct waste. कितने एटम्स अपने प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से आ रहे हैं, कितने एटम्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहे हैं. जितने ज्यादा रिएक्टेंट के एटम्स प्रोडक्ट में इंक्लूड हो रहे हैं, इट मींस ऑब्वियसली बायो प्रोडक्ट बहुत कम हो रहा है, एंड दैट मींस कि एटम इकोनॉमी हाई जा रही है. अगर हमारी परसेंटेज एटम इकोनॉमी की हाई जा रही है, हाई यील्ड जा रही है परसेंटेज, दैट मींस कि रिएक्शन इज ग्रीन फेवर्ड एंड नॉट हैजार्डस. और अगर इसका परसेंटेज एटम इकोनॉमी का डिजायर्ड प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल लो जा रहा है, दैट मींस दिस इज रिएक्शन इज नॉट ग्रीन फेवर्ड और ये हैजार्ड प्रोड्यूस करेगी, बाय प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और वेस्ट को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शंस दे रखी हैं. और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे, इस रूल पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है जिसमें हमें रिएक्शंस दे देते हैं इस तरह और हमसे उसकी एटम एफिशिएंसी पूछते हैं कि कितनी % होगी. तो इस न्यूमेरिकल का मैं एक एग्जाम्पल शो कर देती हूँ आपको.
देखिए स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला। हमें क्वेश्चन कैसे मिलता है, हमें क्वेश्चन में इस तरह से ये रिएक्शन दे देंगे, इस तरह से, और इसमें पूछेंगे कि एटम एफिशिएंसी बताइए, कितना यील्ड आ रहा है, ये सब डिस्कस होगा क्वेश्चन में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एटम इकोनॉमी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्शन हो रही है उसका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमें अचीव करना है, लेना है, वो प्रोडक्ट का हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे एंड अपॉन में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे और उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये रिएक्शन है, प्रोपीन की क्लोरीनेशन किया है और इससे हमारे पास एलाइल क्लोराइड आया है। प्रोपीन में देखिए कार्बन की 12 इंटू 3 कार्बन, यहाँ पे प्रोपीन में कितने हैं, 3 है। इंटू मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोगों को आता ही है, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 4 5 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, टोटल हुआ 42। ऐसे क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है, सॉरी स्टूडेंट्स। Cl क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 होता है, इंटू में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, देन 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 71। टोटल मॉलिक्यूलर मास हो गया रिएक्टेंट का 41 प्लस 71 इज इक्वल टू 113। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन प्रोडक्ट में एलाइल क्लोराइड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, साथ में HCl बन रहा है। हमें देखना है कितना परसेंटेज एटम इकोनॉमी लिया है, रिएक्टेंट का कितना एटम यूज हुआ है एलाइल क्लोराइड में। देन हमने एलाइल क्लोराइड का भी क्लोरीन का मास लिया, ओनली 1 क्लोरीन है। क्लोरीन Cl इज इक्वल टू 35.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 35.5। कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5। ओके स्टूडेंट्स, 5 हाइड्रोजन है, 2 प्लस 3 एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 5 हो गया। टोटल मास आया है 76.5। ओके, हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू 76.5 अपॉन 113 इंटू 100। हमारे पास 67.7 परसेंटेज आई है, बेटर यील्ड है। इफ 60% से अबव यील्ड आती है देन बेटर है, ग्रीन फेवर्ड रिएक्शन है, गुड है। और अगर इनकी 60% से लो आती है 60% से लो आती है देन बेटर नहीं होगा, वो रिएक्शन ग्रीन फेवर्ड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड रूल है डिजाइन लेस हैजार्ड्स केमिकल सिंथेसिस। wherever practicable synthetic methodologies should be designed to use and generate substance that possesses little or no toxicity to human health and the environment. Okay, design reactions that use and produce a few harmful chemical as possible. जो भी हमारा hazards chemical हैं उनको हम मतलब रिएक्शंस को ऐसे डिजाइन करें कि हमारा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको हम कम से कम यूज करें। जो एनवायरमेंट को हैजार्ड, जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे रिएजेंट्स को हमने कम से कम यूज करना है। उनको हमने डिजाइन ही नहीं करना, उन रिएक्शंस को फॉलो ही नहीं करना है, तभी वो केमिस्ट्री हमारी ग्रीन हो पाएगी, अच्छी हो पाएगी, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो पाएगी। नेक्स्ट रूल है डिजाइन सेफ केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स। उसकी जगह पे टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करने की जगह ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे केमिकल्स यूज करें जो कि सेफ हों। उन डिजाइन केमिकल्स दैट कैन परफॉर्म द सेम एक्शंस एज दोज दैट एग्जिस्ट बट विद लेस टॉक्सिसिटी। उन हार्मफुल केमिकल्स को रिप्लेस कर दो उन सेफ केमिकल्स से, नॉन टॉक्सिक केमिकल से या फिर लेस टॉक्सिक केमिकल से रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल स्पेस, सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करना, अवॉइड वैसे सॉल्वेंट्स, सेपरेशन एजेंट्स जो भी होते हैं, जो भी हम रिएक्शन में यूज करते हैं। ऑक्सिलरी सब्सटेंस, एग्जाम्पल ऑक्सिलरी जो सब्सटेंस होते हैं शुड बी मेड अननेसेसरी, ओके, व्हेन एवर पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो उनको हमें अवॉइड ही करना सही है और उनकी जगह पे हमें ऐसे केमिकल्स, ऐसी रिएक्शंस को फॉलो करना है जो कि रिएक्शंस को टॉक्सिक नहीं बनाए। Increasing energy efficiency, create reactions that can be done at room temperature.
ओके, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर व्हेनेवर पॉसिबल। एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज्ड। जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम यूज करना है। कोशिश ये करनी है कि हमें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस जो हो रही हैं उनको फेवर करना है व्हेनेवर पॉसिबल। नेक्स्ट रूल इज यूज रिन्यूएबल फीडस्टॉक। एग्जाम्पल अनरिन्यूएबल एग्जाम्पल पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एग्जाम्पल ग्लूकोज। तो हम इनको यूज करें फ्यूल्स के लिए रिएक्शन में, जहाँ पेट्रोल की जगह पे। यूज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज रादर देन लिमिटेड वंस लाइक फॉसिल फ्यूल्स। Starting material is used for many reactions. A raw material feedstock should be renewable rather than developing whenever technically and economically practical. 8th जो रूल है हमारा है अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। केमिकल डेरिवेटिव्स एग्जाम्पल की जैसे कि ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास, बीओसी बोक आपने पढ़ रखा है। टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल जो है प्रोटेक्टिंग एमिनो ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। काफी रिएक्शंस में हमने ये पढ़ा हुआ है बीओसी, मैंने इसको क्लास में भी इसके बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे जो अगर ग्रुप्स अवॉइड करने चाहिए, ऐसे एजेंट्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि रिएक्टेंट में सिर्फ रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं लेकिन बाद में एज अ बाय प्रोडक्ट ये वेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग ग्रुप्स और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स व्हेनेवर पॉसिबल एज इट जनरेट्स एडिशनल वेस्ट। 9th रूल इज दैट यूज कैटालाइट्स नॉट स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स। स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट जो होते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बजाय रिएक्शन को इंक्रीज करके वापस वैसे ही फॉर्म में आ जाते हैं, मींस रीयूज हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज करो, ना कि स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स यूज करो जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और बाय प्रोडक्ट फॉर्म में वेस्ट हो जाते हैं। उसकी जगह हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं और वो हमारा ग्रीन फेवर्ड होगा। एग्जाम्पल कैटलिस्ट एरोबिक ऑक्सीडेशन इज मच फास्टर देन दैट एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट कैटलिस्ट। और ये एरोबिक ऑक्सीडेशन जो हम रिएजेंट से करवाते हैं, जितने भी ऑक्सीडेंट रिएजेंट्स हैं वो ऑब्वियसली टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, तो उनकी जगह हम कैटलाइस्ट यूज करें। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स दैट डिग्रेड आफ्टर यूज। कोशिश करें ऐसे केमिकल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बाद में डिग्रेड हो जाएं, डिग्रेड एनवायरमेंटल में जमे नहीं रहे, बने नहीं रहे। ऐसे जो रिएक्टेंट्स हैं और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पॉसिबल हो ऐसे रिएक्शंस में उनको इंक्लूड करें। डेवलप प्रोडक्ट्स दैट विल नेचुरली डिग्रेड इन द एनवायरमेंट रादर देन रिमेन एंड कॉज मोर पोल्यूशन। एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पोल्यूशन। रिएक्शन को, जितनी भी रिएक्शन उनको साथ के साथ मॉनिटर करते रहें, कहाँ पे क्या कौन सा बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है, कितना बन रहा है, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी कितनी है। एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज need to be further developed to allow for real-time in-processes monitoring and control prior to the formation of hazard substance. Last rule है students minimize potential for accidents. हमें एक्सीडेंट्स लैब में जो रिस्क हो रहा है, लैब में कोई हार्मफुल एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन और उसमें प्रिकॉशंस की जरूरत है। हमें एप्रिन पहनना चाहिए, हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, हमें टैब्स का यूज करना चाहिए, हमें फायर डोर्स का यूज करना चाहिए। डिजाइन केमिकल्स एंड रिएक्टेंट्स दैट हैव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिस्क फॉर एक्सीडेंट्स। ऐसे केमिकल्स को यूज नहीं करना चाहिए लैब वर्क में जो कि एकदम से एक्सपोज करे हैं, जो कि एक्सीडेंट कोई भी, जिनमें रिस्क हो कोई भी एक्सीडेंट का। प्रैक्टिस लैब सेफ्टी टू प्रिवेंट स्पिल्स और अदर हार्मफुल एक्सीडेंट्स। कुछ रिएक्शंस में कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो फायर्स, एक्सप्लोजन्स के लिए हमें पता है कि वो कर सकते हैं, तो हमें एज ए रिएक्टेंट्स को अवॉइड करना है कि हो उनसे फायर लैब में इस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो ये भी ग्रीन फेवर्ड होता है, ऐसी रिएक्शंस को अवॉइड करना चाहिए।